लोग ये बता रहे हैं कि आलीशान हॉस्टल है स्टूडेंट्स का, 70 वीवीआईपी कमरे। पूछताछ में एसआईटी हर पहलू पर नजर बनाए रख रही है कि आखिरकार जो पहले कभी मोटरसाइकिल से ऑटो से चला करता था, उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि ये इतना बड़ा 70 कमरों का हॉस्टल बनाए। कथित गड़बड़ी के मामले में टिन्नू यादव का नाम लगातार चर्चाओं में बना है। हालांकि परिवार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में उनकी पत्नी ने कहा कि उनके पति को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। वो अभी भी राम मंदिर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं भागे नहीं है। इनका घर देखिए, जो कहा जा रहा है कि आलीशान घर है, उसकी एक सच्चाई, चंदा की कथित चोरी जो मामला है उसमें इनका नाम सामने आया है। देखिए ये पूरा घर बना हुआ है। तो ये तो आपका तो आलीशान घर बताया गया है हमें। आप पत्नी है टिन्नू यादव जी? अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं टिन्नू यादव जी मंदिर से? 92 से। अच्छा, 92 से जुड़े हैं। परेशान है आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि एक हफ्ता 15 दिन से इतना मानसिक टेंशन हमको मिल रहा है कि आपसे हम क्या कहें। अच्छा, ये बताया गया है कि उनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनका भतीजा मनीष यादव जो कि वो भी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसा सब झूठ है, सब झूठ है। गाड़ियां कहाँ, यहाँ गाड़ी आ पाएगी 4 चक्का? एक बार गली दिखा दीजिए, यहाँ पे देखिए सकरी सी गली है। उनके नाम 50 करोड़ की संपत्ति है, तो पहले इसको छाना जाए। अब तो ऑनलाइन सब होता है, खतौनी निकाला जाए क्या क्या उनके नाम है। ऐसा ये कहा जा रहा है कि पहले वो ऑटो चलाते थे और अचानक फिर उनके पास संपत्ति ऐसा कुछ नहीं। ऑटो था, 2-3 ऑटो था। बहुत अच्छे परिवार से हम लोग हैं। हमारे ससुर जी नए घाट पे उनका दुकान था, अच्छा खासा होटल था। आरी बगल पूछेंगे किसी से, सब बताएंगे। ऐसा नहीं था। और चढ़ावा प्रक्रिया से कोई नाता नहीं, कोई देना नहीं भाई, उसमें बैंक वाले हैं। टाइम्स नाउ नवभारत से फोन पर बातचीत भी की टिन्नू यादव ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। अपनी सफाई में कहा कि वो ट्रस्ट का छोटा कर्मचारी है, फंसाया जा रहा है। सुनिए। आपके ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आपका पक्ष क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप चढ़ावे की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, चढ़ावे में बेरोक टोक आपका आना जाना था, तो आपका पक्ष क्या है? क्या इस तरह का व्यवस्था थी वहां पर जिसमें आपका आना जाना संभव हो सके? ये सब गलत है जी, ये सब बिल्कुल गलत है जी। अच्छा, आपका राम मंदिर में भूमिका क्या है? मतलब वहाँ कौन सी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं यादव जी? केवल वहाँ देख रेख करने की जिम्मेदारी। कहाँ साफ सफाई, कहाँ पंखा नहीं, कहाँ बिजली नहीं, ये मेरे पास कार्य था। अच्छा, इसका कितना वेतन आपको मिल रहा है? वेतन में 27,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, ये जो चढ़ावा प्रक्रिया है, ये कक्ष बना हुआ है, बाहर सीसीटीवी है, कर्मचारी तैनात रहते हैं? इससे कोई मेरा लेना देना नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या वहां तक आपकी पहुंच थी? मतलब भले प्रक्रिया में शामिल न हो रहे हो, लेकिन जो निगरानी करने वाले लोग हैं, जो काउंटिंग करने वाले लोग हैं, उनसे आपका बातचीत, उनसे मिलना जुलना रहता था? कोई नहीं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की डायरी में दूसरा नाम केडी तिवारी का सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर में आभूषण और कीमती सामानों के प्रबंधन से जुड़े पहलुओं को लेकर उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। केडी तिवारी का नाम कथित अनियमितताओं की जांच में सामने आया है। उनके पास मंदिर में आभूषण प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं। 1.5 करोड़ की जमीन से जुड़े कुछ लेन देन की भी पड़ताल हो रही है। हाल के समझौतों और दस्तावेजों की जांच एसआईटी कर सकती है। केडी तिवारी मार्च 2024 में सेवादार के तौर पर जुड़े थे। हालांकि केडी तिवारी आरोपों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर चुके हैं, वीडियो जारी कर अपना पक्ष भी रख चुके हैं। गोपाल राव निर्माण के प्रभारी और उनके भतीजे सोमेश आनंद दोनों सवालों के घेरे में हैं। ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है। यहाँ पर सोमेश आनंद भी रहा करते थे और गोपाल राव भी रहा करते थे, तो यहीं से उनका मंदिर आना जाना हुआ करता था। हमने गार्ड साहब से पूछा भी कि क्या अभी गोपाल राव या सोमेश आनंद मिल पाएंगे, तो अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, कोई बताने को तैयार नहीं। एक बार पूछ रहे गार्ड साहब, अरे गार्ड साहब, सोमेश जी है नहीं क्या वाकई? राम मंदिर कार्यालय यहां से वैसे निकल गए सुबह? क्या सुबह निकले हैं क्या यहाँ से? नहीं, गोपाल जी तो यहीं रहते हैं, सोमेश जी में यहीं रहता है। हाँ वही, वो सोमेश जी मंदिर में ही कार्यरत है। इधर नहीं रहते। कहाँ रहते हैं फिर? इसी कड़ी में एक और नाम है अनिल मिश्रा का। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा को लेकर सूत्रों का दावा है
कि बीते कुछ सालों में उनकी जीवन शैली और संपत्ति में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, जिसके बारे में एसआईटी जानकारी जुटा रही है कि सच क्या है, कि कैसे परिवर्तन आया। हालांकि उन पर अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। नवभारत की टीम जब अनिल मिश्रा के आवास पर पहुंची तो घर बंद मिला। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों से बातचीत में यह जानकारी सामने आई कि पुराने पुश्तैनी मकान से अलग उन्होंने शहर के एक विकसित इलाके में नया घर बना लिया है। सिर्फ 5 साल के अंदर अनिल मिश्रा की संपत्ति में इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया, यह सब कुछ जांच के दायरे में। सब कुछ एसआईटी जांच के अधीन है। आरोप गंभीर है, लेकिन अंतिम सच वही होगा जो जांच एजेंसी यानी एसआईटी की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सामने आएगा। नवभारत इस पूरे मामले की हर परत पर नजर बनाकर रखे हुए। मेरा ट्रस्ट प्रशासन और सरकार से यही अपील है मेरी कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब यह सच्चाई अलग बात है, कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन देश को जानने का हक है, राम भक्तों को जानने का हक। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा भी है, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी जहां राम है वहां श्रद्धा है, और जहां प्रभु राम है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां पारदर्शिता पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज उन्हीं रामलला के दरबार से जुड़े चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो फिर यह बातचीत हो रही है कि आखिरकार इस विश्वास का विश्वासघाती कौन है। और जब बात विश्वासघाती की आ रही है प्रभु राम के दान वाले में, तो चलिए सियासत की दुनिया में रुख करते हैं और सियासत की दुनिया में विश्वासघाती कौन है इसकी बातचीत अब हो जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है। ऑपरेशन टाइगर की खबरें बहुत तेजी से चल रही हैं और खबर यह है कि उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के ज्यादातर सांसद कभी भी टूट जाएंगे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं कि यह बात हम कोई हवाई कर रहे हैं, 16 आने सच ये बात है जो जानकारी आ रही है। ऑपरेशन टाइगर की तैयारी चल रही है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा जा रहा है कि अपने ऑपरेशन में वो लगे हुए हैं। हालांकि शिंदे से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही इसका खंडन किया और ना मंडन किया, बस मौन ही रहे। और सियासत में मौन का आप जानते हैं एक अलग महत्व होता है। खामोशी कई सवालों का जवाब होती है और शायद शिंदे की खामोशी भी सवाल का जवाब दे रही है। अब अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी में वाकई टूट हो जाती है तो उनके 9 में से 6 सांसद पार्टी छोड़ देंगे, शिंदे के साथ चले जाते हैं, तो ये 4 साल बाद उनको लगा सबसे बड़ा झटका होगा। 2022 साल था और यही जून का महीना था। उनके विधायक टूटे थे और एकनाथ शिंदे के साथ चले गए थे। उस वक्त उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके हाथों में शिवसेना की कमान हुआ करती थी। बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत उनके हाथों में थी। लेकिन फिर तारीख आ गई थी 21 जून। उसी साल 2022 जून के महीने में 39 विधायक को लेकर एकनाथ शिंदे ने पार्टी तोड़ दी और बीजेपी से हाथ मिला लिया। नतीजा यह हुआ कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। उद्धव ठाकरे को सत्ता छोड़नी पड़ी और वो सन्नाटे में रह गए। एक तरीके से विधायक ही नहीं गए, कुछ समय बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी का नामो निशान भी उनसे दूर चला गया शिंदे के पास। अब एकनाथ शिंदे ने भले ही मौन रखा हो सवाल के जवाब में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी पार्टी मौन है। उनके विधायक कृपाल तुमाने क्या कुछ कह रहे हैं, आप उसको सुनिए। ये ऑपरेशन टाइगर के मामले में जो 7 सांसदों के साथ में हमारी चर्चा अंतिम क्षण में आ चुकी है। जैसा हम लोग ऑपरेशन करने किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है। अभी केवल ये डॉक्टर का अंतिम ऑपरेशन का जो दिन होता है, ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दिन आना है, ऑपरेशन के दिन आ जाएगा, उस दिन ये ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन वो हमारे साथ आएंगे, इतनी बात पक्की है। आ गए लगभग मानसून 17 के पहले में ये हो जाएगा। तो ऑपरेशन टाइगर चल तो रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि कब तक पूरा होगा, तो उसकी बातचीत। संसद का मानसून सत्र है। खबर है कि 21 जुलाई से यह सत्र शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के विधायक कह रहे हैं कि मानसून सत्र से पहले ही सारा ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। वैसे इसकी आहट 2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे को लग गई थी कि उनके सांसदों पर उनके ही भूतपूर्व सहयोगी की टेढ़ी नजर है। रविवार को अपने आवास मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। वो डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश थी, लेकिन सिर्फ 4 सांसद ही पहुंचे थे। उद्धव के घर पहुंचने वाले लोकसभा सांसदों में अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ पराग, प्रकाश वाजे और संजय दीना पाटिल थे। लेकिन जो सांसद नहीं पहुंचे उन्होंने अपने कारण भी उद्धव तक पहुंचा दिए थे कि हम क्यों नहीं आ रहे। धाराशिव के सांसद ओमराजे निम्बालकर इसलिए नहीं जा सके कि उनका बेटा अस्पताल में भर्ती था, इसीलिए वो ऑनलाइन बैठक में जुड़े, ऐसा बताया। शिरडी के सांसद भाव साहेब वाकचौरे इसलिए नहीं आ पाए कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। हालांकि बैठक में ऑनलाइन वो भी जरूर जुड़े। हिंगोली के सांसद हैं नागेश पाटिल।
आष्टीकर एमएलसी चुनाव की तैयारियों के कारण मुंबई में नहीं जा पाए और इसीलिए वो भी बैठक में ऑनलाइन जुड़े। वहीं यवतमाल वाशिम से सांसद हैं संजय देशमुख। उनके बारे में खबर आई कि उनके घर में भी कोई कार्यक्रम चल रहा था, जिसके कारण वो जाने में असमर्थ थे। परभणी से सांसद संजय हरिभाऊ जाधव ना तो मातोश्री पहुंचे ना तो ऑनलाइन जुड़े। हालांकि बाद में शिवसेना यूबीटी की तरफ से यह कहा गया कि उनकी उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत हो गई थी और कुछ निजी कारण थे जिनका हवाला उन्होंने दिया था और बैठक में नहीं पहुंचे थे। इस लिहाज से अगर आप देखें कि उद्धव ठाकरे के सभी सांसद उनके साथ ही दिख रहे हैं और यही बात उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि यह टूट होने वाली नहीं है। सहयोगी कांग्रेस के नेता भी ऐसी बात कर रहे हैं। परसों हुई मीटिंग में सभी 9 के 9 सांसद 5 लोग बाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और 4 लोग हम लोग तो इन पर्सन थे। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, उससे अटकलें जो कोई लगा रहे हैं वो गलत है। ये सरासर गलत झूठ बात है। इस प्रकार की कोई जानकारी एक तो हमारे पास नहीं है। 4 दिन पहले ये सभी सांसद शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें शामिल हो गए थे। कुछ वहां आए थे, कुछ ऑनलाइन शामिल हो गए थे और सभी ने उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसने किसी की बेटे की शपथ ली, किसी ने भगवान की शपथ ली, किसी ने साईं बाबा की शपथ ली और आखिरी दम तक हम यहाँ रहेंगे, इस प्रकार की भाषा। उद्धव जी ने मीटिंग ली थी परसों और उसमें सारे उपस्थित थे। जो आ नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, उन्होंने ऑनलाइन पे भी उनके साथ डायलॉग किया है और आते 2-3 दिन में सब लोग आके मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से ये अफवाह होगी और जिसके एक भय निर्माण करने का ये इनकी स्टाइल है। चलिए बात जब जून के महीने की हो रही है, 4 साल पीछे तक चले गए तो थोड़ा और पीछे जाते हैं। 1966 में चले जाते हैं 19 जून के दिन, जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी। शुरू में यह पार्टी मुंबई तक सिमटी थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र पर इसका प्रभाव बढ़ता चला गया। समय गुजरा, समय के साथ शिवसेना में टूट भी होती गई। वो टूट का एक लंबा सिलसिला है। सबसे पहले 1991 में छगन भुजबल ने बगावत की और 18 विधायकों के साथ शरद पवार के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद साल 2005 आया। पार्टी तब टूटी जब उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे करीब 1 दर्जन विधायकों के साथ कांग्रेस में चले गए। उसी साल दिसंबर में बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने भी पार्टी छोड़ दी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के रूप से साफ हो गया था कि शिवसेना की विरासत वो बेटे उद्धव ठाकरे को देने वाले, भतीजे राज ठाकरे को नहीं मिलेगी, वो अलग चलेगा। ये तीनों बगावत बाल ठाकरे के जीते जी हुई, लेकिन इन तीनों बगावतों से पार्टी को कोई खासा नुकसान नहीं हुआ। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि बाला साहब ठाकरे खुद थे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बागी होकर न सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना पूरा कर लिया, बल्कि शिवसेना के असली दावेदार भी वही बन गए। जबकि उद्धव ठाकरे को शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जो गुट है उसके नाम से संतोष करना पड़ा। अब उनकी पार्टी के नेता चाहे जितना दावा कर लें कि पार्टी चट्टान की तरह एकजुट है, असली शिवसेना वही है, लेकिन उद्धव ठाकरे को जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ दरक रहा है या फिर दरक सकता है। इसीलिए शिंदे की शिवसेना कह रही है कि अगले लोकसभा चुनाव तक यानी 2029 तक उद्धव का राजनीतिक भविष्य मिट्टी में मिल जाएगा। यानी टूट का अंदेशा उद्धव ठाकरे को भी सता रहा। इसीलिए जब सांसदों की बैठक अपने घर पर 2 दिन पहले बुलाई थी तो उद्धव ने कहा था कि अगर जाना है तो खुशी खुशी चले जाएं। आज का दिन शायद मेरा ना हो, लेकिन कल निश्चित रूप से मेरा होगा। तब तक हमें धैर्य रखना होगा और यह सब सहना होगा। यानी उनको यह लग रहा है कि जो बचे खुचे साथी हैं वो साथ छोड़कर जाने वाले हैं। तो सवाल है कि उद्धव ठाकरे आगे करेंगे क्या? तो जवाब यही है कि इंतजार करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके हाथ में कुछ दिखाई नहीं देता। दरअसल पिछले कुछ समय से विपक्षी दलों में भगदड़ मची है। विपक्षी दलों के सांसदों के सारे रास्ते सत्ता के चौराहे की तरफ भागे चले जा रहे हैं। मई महीने में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 10 सांसद पार्टी छोड़ गए थे और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। उसी तरह टीएमसी, बगावत चुनाव का नतीजा आया, भगदड़ मच गई टीएमसी में। 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने पार्टी छोड़ दी, जाकर एनसीपीआई में मिल गए। इसीलिए जब उद्धव ठाकरे को भनक लगी कि उनके सांसदों पर भी डोरे डाले जा रहे हैं, तो उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की। तो ये हालात है। खैर, बात हालात संभालने की हो रही है, तो एक और हालात है जिसे संभालने की कोशिश अब की सरकार कर रही है, और ये हालात है परीक्षा के, और ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ हालात है।